हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी कड़ी के अंदर हम पेलियोबोटनी थर्ड पार्ट ले रहे थे और उस थर्ड पार्ट की हमने शुरुआत कर दी थी। उसके 3 वीडियो हम पहले ले चुके हैं और आज चौथा वीडियो हम लेने जा रहे हैं पेलियोबोटनी से संबंधित। और ये वीडियो है मेनली इम्पोर्टेंस ऑफ पेलियोबोटनी, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी का किस प्रकार से महत्व है या व्यवहारिक क्या पहलू है, अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है पेलियोबोटनी के। पेलियोबोटनी के यदि इम्पोर्टेंस की बात करें या अप्लाइड एस्पेक्ट्स की बात करें तो कई प्रकार से इसको हम अलग अलग पॉइंट्स के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, पेलियोबोटनी से हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मालूम चलता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स जैविक विकास या कार्बनिक विकास का पता चलता है। जैसे हम देखते हैं कि आज जो हमारे सामने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वे ऑर्गेनिज्म आज से पहले नहीं थे और उससे पहले नहीं थे, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो ऑर्गेनिज्म पहले थे वो आज नहीं हैं। यानी कि वातावरण या समय जिस जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ है उस प्रकार से जीवों की संरचना के अंदर भी परिवर्तन हुए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें प्रकृति के अंदर जैसे जैसे चेंजेज हुए हैं, जैसे जैसे परिवर्तन हुए हैं, वैसे वैसे उस वातावरण के बदलाव के आधार पर वहाँ पर जो वेजिटेशंस थी या वनस्पतियाँ थी उन्होंने भी अपने आप में बदलाव कर लिया है, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने आप को बदले हुए वातावरण के अंदर स्थापित कर लिया है। और जो वनस्पतियाँ या जो ऑर्गेनिज्म उस वातावरण से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती हैं, ऐसी वेजिटेशंस लुप्त हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, इस पृथ्वी पर नहीं रहती हैं। इस प्रकार का हम फॉसिल रिकॉर्ड्स के अंदर उल्लेख देखते हैं कि जैसे आज हम बात करते हैं डायनासोर की, एक टाइम पर डायनासोर था, आज नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को बदले हुए वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां भी हैं जो अपने आप को वातावरण के बदलने के साथ में परिवर्तित नहीं कर पाई हैं, और जिन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, वो एडजस्ट कर लिया है या अपने आप के अंदर परिवर्तन आ गए हैं, वो एग्जिस्ट करती जा रही हैं। और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं उनकी जगह पर नई वेजिटेशंस आ जाती हैं या नई वनस्पतियां आ जाती हैं, या आप कह सकते हैं नई स्पीसीज आ जाती हैं। इस प्रकार से हम फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो नई जातियों का आगमन, पतन और विकास, ये तीनों का जो क्रम है, सीक्वेंस है, ये साथ साथ चलता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवसादी चट्टान हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनके अंदर जो प्रिजर्व्ड प्लांट्स का जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है या भूवैज्ञानिक अभिलेख है, जिसे हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर डिस्कस किया है, इन सब तथ्यों को यदि हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। और उनमें से एक पॉइंट सामने आता है कि जो जैविक विकास है ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन धीमी गति से चलने वाली यह प्रक्रिया है। ऐसे ही यदि पुरा काल की बात करें, हम प्राचीन काल की बात करें, तो उसके अंदर जो बदलाव है उस बदलाव को देखते हैं तो जीवों के आणविक स्तर पर भी देखने को मिलता है, कोशिकीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, उत्तकीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, और उनके ऑर्गन लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के हर एक स्तर पर इस बदलाव को हम देखते हैं। इसी प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हमने जो अलग अलग एराज देखे हैं या महाकल्प देखे हैं, उनके अंदर जो वेजिटेशंस हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिली है या भिन्नता देखने को मिलती है, और ये लगातार और एक निश्चित क्रम के अंदर होने वाले परिवर्तन को
या चेंज को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो महाकल्प हैं, यदि उनको अच्छे से स्टडी करें, अवलोकन करें, तो हमें इस बात का पता चलता है कि जीवन का जो उद्गम है या उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति समुद्र में हुई है। ऐसा नहीं है कि इसकी उत्पत्ति स्थल के ऊपर हुई है, जीवों की उत्पत्ति समुद्र पर हुई है। इसका हमने पहले भी बताया है कि एक टाइम था पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था और उस समय अल्ट्रावायलेट रेज होती थी और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण से जो स्थल था उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन जल सतह के नीचे अल्ट्रावायलेट रेज जा नहीं पाती थी और उस कारण से उस जल सतह पर जीवन का उद्गम हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम जीवों की स्टडी करते हैं तो सरल से जटिल रूप के अंदर जीवों का उत्पत्ति हुई है। जैसे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर से बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, देन मल्टीसेलुलर, और उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। इस प्रकार से संगठन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन हुआ है और हम आधुनिक और जो पूरा वनस्पति हैं उनके अंदर जाति संबंध को देखें तो हमें ये विकास के प्रमाण दिखाई देते हैं, इवोल्यूशन के प्रमाण दिखाई देते हैं। और यदि हम प्राचीन काल की कुछ स्पीशीज को देखें तो उनके अंदर जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, उसको देखते हैं और कुछ लुप्त होने की स्थिति को दर्शाता है। तो ये उस स्थिति को दर्शाता है कि कुछ जातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट भी कर गई। ऐसा हमें पेलियोबोटनी की स्टडी से दिखाई देता है। ये सब चीज़ें हमें इस रूप में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को इंडिकेट करती हैं, ये जैविक विकास को इंडिकेट करती हैं। इसी के साथ साथ में आगे हम बात करें पूरा पारिस्थितिकी, जिसे आज हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। यदि पूरा काल की इकोलॉजी की बात करें तो इसे पेलियो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, या पूरा पारिस्थितिकी, यानी कि प्राचीन काल के अंदर किस प्रकार की इकोलॉजिकल कंडीशंस थी या किस प्रकार की पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ थी, इन पारिस्थितिकी परिस्थितियों का पता हमें पेलियोबोटनी से ही चलता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें फॉसिल्स की स्टडी करें तब हमें मालूम चलता है कि उस काल के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां थी और उस काल की पारिस्थितिकी किस प्रकार की थी। इसे ही पेलियो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि यदि फॉसिल प्लांट्स के अंदर जाइलम डेवलप्ड है तो वह जीरोफिटिक नेचर को इंडिकेट करता है कि उस समय शुष्क परिस्थितियां थी, और यदि ये अल्प विकसित होता है तो ये उस परिस्थिति को इंडिकेट करता है कि उस समय हाइड्रोफिटिक परिस्थितियां थी। और यदि स्क्लेरेन्काइमा और मोटी क्यूटिकल मिलती है फॉसिल्स के अंदर तो यह भी जीरी कंडीशन को इंडिकेट करती है, शुष्क परिस्थितियों को इंडिकेट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो फॉसिल्स हैं वो पूरा जलवायु के इंडिकेटर हैं या पेलियो इकोलॉजी के इंडिकेटर हैं, सूचक हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि फॉसिल्स में सिर्फ एल्गी ही मिलते हैं तो ये इस स्थिति को इंडिकेट करता है कि उस समय जलीय अवस्थाएं थी। ऐसे ही यदि एल्गी में भी पेडियस्ट्रम मिलता है तो ये उस स्थिति को इंडिकेट करता है कि उस समय जो जल था वह जल नॉन सैलाइन एक्वाटिक जल था। और यदि डाइनोफ्लैजिलेट्स और काइटिनोजोआ की प्रेजेंस मिलती है फॉसिल्स में तो यह सैलाइन एक्वाटिक कंडीशन को इंडिकेट करता है। ऐसे ही पेलियोजोइक महाकल्प को हम देखते हैं तो उसके अंदर लाइकोपोड्स, जिन्हें आज के हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, स्फिनोप्सिड्स जो टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ये टेरिडोफाइट्स की उपस्थिति को इंडिकेट करता है जो टेम्परेचर चेंज की कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं। ऐसे ही डिवोनियन पीरियड की
वेजिटेशंस में देखें तो हमें एनुअल रिंग दिखाई देती है, वार्षिक वलय दिखाई देती है, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस काल के अंदर विभिन्न प्रकार के मौसम होते थे। जिस प्रकार से आज हमें शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु देखने को मिलती है, तो उस काल में भी इस प्रकार के मौसम होते थे। ऐसे ही कार्बोनिफेरस काल या कार्बनी पीरियड के अंदर हम देखते हैं तो आर्द्रता व वर्षा की अधिकता का ज्ञान हमें होता है, क्योंकि उस समय जो फॉसिल्स हैं वो पीट के रूप में देखने को मिलते हैं, कोयले के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मीजोजोइक महाकल्प से हमें ज्ञात होता है कि उस समय सघन वनस्पतियां थी, भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा वनस्पतियां थी, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस समय के अंदर जलवायु शुष्क था, और शुष्क था तो इसे साइकड युग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही डेक्कन काल को जो लावा है ये फटने से इसका निर्माण हुआ था, जो हिमालयन श्रृंखलाओं के बनने से एशिया द्वीप की जलवायु में बहुत बदलाव हुए हैं। ये सभी जो प्रमाण हैं हमें फॉसिल की स्टडी से ही संभव दिखाई देते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप हम कह सकते हैं कि उस काल के पादपों के अंदर जो एनुअल रिंग थी वह अनुपस्थित थी, और इसके पोस्ट सीनोजोइक काल के अंदर देखते हैं तो जो पतझड़ी वृक्ष थे या डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, ट्रीज थे, उनकी बाहुल्यता थी, और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस समय मौसमों के अंदर बदलाव होते थे। ऐसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों में उपस्थित रहे एक या द्विवर्षीय शाक उस समय के न्यूनतम टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही तीसरा एस्पेक्ट हम ले रहे हैं कोयला निर्माण। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं पेलियोबॉटनी से, फॉसिल स्टडी से, कि किस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ है या किस प्रकार से कोयला बना है। ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कोयले निर्माण के अंदर, कोयले निर्माण की हम बात करते हैं तो कोयले का निर्माण भी वेजिटेशन से हुआ है या वनस्पतियों से ही हुआ है, और कार्बन युक्त जो सेडिमेंट्स हैं ये क्या है, वेजिटेशन के रूप में ही हैं, जो करोड़ों वर्ष पूर्व जो वेजिटेशंस पाई जाती थी वो एक जगह पर इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गई। वो क्यों हो गई? इकट्ठी होने से उसके अंदर दलदली ऑक्सीजन विहीन मिट्टी की परतों के अंदर दब गई, जिससे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई और वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हुई। या दूसरे शब्दों में हम कहें, इनका विघटन जीवाणु तथा कवकों द्वारा भी हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। ये विघटन कुछ काल के लिए स्थगित भी हो गया, रुक गया, और रुक जाने से उसका आंशिक विघटन ही हुआ, और आंशिक रूप से विघटित जो मलबा पृथ्वी की परतों के अंदर जमता गया, वह मलबा पादप के हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम हो जाने से अल्टीमेटली कार्बन के रूप में इकट्ठा हो गया, और कार्बन के रूप में ये इकट्ठा हो गया तो कालांतर में ये कार्बन ही कोयले की अवसाद के रूप में या चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया। अतः हम जो कोयले की बात करते हैं, ये कोयला वृक्षों के तने, छाल, काष्ठ, टहनी व पत्तों से ही बना है, जो पीट के नाम से जाना जाता है, जो भट्टी के अंदर कोयला काम में लेते हैं। कोयले के अंदर जो रंजक, राल आदि भी जो मिलते हैं आसानी से विघटित नहीं होते हैं तथा हाइड्रोकार्बन यौगिकों के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही कोयला प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। भारत के अंदर जो कोयला है ये गोंडवाना लैंड के अंदर मिलता है, जो मीजोजोइक महाकल्प और तृतीय युग के पार्ट हैं। ऐसे ही कोयले का जो निर्माण है टेरिडोफाइटा के प्लांट से हुआ है, और टेरिडोफाइटा में लेपिडोडेंड्रॉन, फिलिकेल्स, कैलोमाइटिस ऐसे स्पर्मेटोफाइट्स आते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स में साइकेडोफाइट्स आते हैं, जिंगोफाइट्स आते हैं, कॉनिफेरोफाइट्स आते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं
जिम्नोस्पर्म्स के रूप में ये हैं। ऐसे ही इसे के इम्पोर्टेंस के रूप में हम बात कर सकते हैं कि पेलियोबोटनी से हमें तेल की खोज का मालूम चलता है या तेल अन्वेषण का मालूम चलता है कि ऑयल किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जाए। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो निर्माण है ये माना जाता है कि संभवतः करोड़ों वर्ष पूर्व सूक्ष्म जो जीवाश्म थे उन जीवाश्मों से हुआ है और ये अपरिष्कृत पेट्रोलियम से क्लोरोफिल जैसे धात्विक पोरफायरिन पदार्थों की वियुक्ति इस तथ्य को प्रमाणित करती है और इसकी उत्पत्ति जैविक है या ऑर्गेनिक ओरिजिन के रूप में है। संभवतः इन पदार्थों का उच्च तापमान के अभाव में विघटन नहीं हो पाया और समुद्र तटीय उथला परिरक्षित जल तेल निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार से जितने भी तेल भंडार आप देखते हैं वो समुद्र के इर्द गिर्द होते हैं या रेगिस्तान के नीचे होते हैं जहाँ पर कभी समुद्र था। ऐसे ही जो मृत कार्बनिक पदार्थों का जो अवसाद हैं वो नीचे दबते चले गए और ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी के कारण से वे अपघटित होने से रह गए और जीवाणुविक सक्रियता से अनेक जैव रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप तेल का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया में अनेक मार्स गैसें विमुक्त हुई, जिसमें आप जैसे मैथेन गैस का नाम सुनते हैं, वो इसी प्रक्रिया के अंदर गैस बनी है जो हमें रसोई के अंदर काम में लेते हैं। ऐसे ही तेल भंडारों के जो स्रोतों के खोजने से सूक्ष्म जीवाश्मों का भी मालूम चलता है, जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, स्पोर्स हैं। इन सब की यदि उपस्थिति हमें कहीं मिलती है तो उससे ये मालूम चलता है कि इस जगह पर तेल के भंडार हैं, इनकी संभावना प्रकट होती है। इस कार्य के लिए सूक्ष्म जीवाश्मों को तेल भंडार स्तरों के स्तरीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि किसी जगह पर फॉसिल्स के रूप में पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, स्पोर्स मिलते हैं, तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि इस जगह पर तेल के भंडार मिलेंगे। इसलिए सूक्ष्म जीवाश्मों के अध्ययन से ये मालूम होता है कि पूरा पारिस्थितिकी और पूरा भौगोलिक या पेलियो इकोलॉजिकल या पेलियो जियोग्राफिकल जो सूचनाएं हैं ये तेल स्रोतों को खोजने में सहायक होती हैं। इस तरह से हमें इन चीज़ों का मालूम चलता है कि ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो इन चीज़ों को खोजने के अंदर सहायक होती हैं। ऐसे ही अधिकतर समुद्री तटों के आसपास जो भी अवसादी चट्टान पाई जाती हैं उनके अंदर तेल के प्रचुर भंडार मिलते हैं और जैसे जैसे रिसर्च करते हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि जहाँ पर ज़्यादा है उनके तटीय क्षेत्रों के अंदर ये तेल भंडार मिलते हैं और ये फ्रीक्वेंसी घटती जाती है तो तेल स्रोतों का कमी होना इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से तेल के अन्वेषण के अंदर ये दिखाई देती है। इसके अलावा और भी यूजेज हैं या इम्पोर्टेंस हैं पेलियोबोटनी के, और उन यूजेज या इम्पोर्टेंस को हम देख सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में या आर्थिक महत्व के रूप में, जिससे पेलियोबोटनी के तहत कई ऐसे फॉसिल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कि जैसे हमें मालूम चलता है कि कॉनिफेरस जो ट्रीज होते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिनमें कॉनिफर्स आते हैं, शंकुधारी पादप आते हैं, उनसे रेजिन से जो जीवाश्म बनते हैं उनसे ठोस चमकीले पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं जिन्हें अंबर के नाम से जानते हैं। और इस अंबर का विशेष रूप से ज्वेलरी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कोयले का जो अन्य रूप होता है ये ग्रेफाइट, आप जानते हैं जो बच्चे या हम पेंसिल काम में लेते हैं, उस पेंसिल के अंदर जिसे हम लिखते हैं वह ग्रेफाइट है। और ये ग्रेफाइट एक जीवाश्मी उत्पाद है जो लेड पेंसिल तथा इलेक्ट्रिक रोड
निर्माण के अंदर प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से डाइटोमाइट या जीवाश्मी डाइटम्स हैं। ये जीवाश्मी डाइटम्स जिसे एक तरह की अर्थ के रूप में भी जानते हैं, सॉइल के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें कई उद्योगों के अंदर यूज किया जाता है। तेल उद्योग में भी इसे यूज करते हैं, फिल्टर के रूप में भी इसे यूज करते हैं, अग्निशय ईंटों के रूप में भी इसे यूज करते हैं, डायनामाइट के निर्माण में भी इसे यूज करते हैं। इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पेलियोबोटनी का क्या महत्व है या पेलियोबोटनी का क्या अप्लाइड एस्पेक्ट्स है। यदि पेलियोबोटनी नहीं पढ़ी जाए तो हमें किस प्रकार का नुकसान होगा, और पेलियोबोटनी पढ़ी जाए या फॉसिल्स की स्टडी की जाए तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या इसका महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकता है। ये चीज़ें हमने शॉर्ट के अंदर आपको सामने लेने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना काल में घर रहिए और अध्ययन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।